आजकल मीडिया में ये बातें बहुत ही ज़्यादा फैल रही हैं कि हमारा इंडिया अब एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब देखिए विश्व गुरु क्या होता है? क्या जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो विश्व गुरु होगा या फिर जिसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो विश्व गुरु होगा? इन सब पे हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को मैं स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट से स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए स्वामी जी कहते थे कि अ गुरु इज समवन हु हैज एम्पैथी, रेमेडीज एंड द मोटिव बिहाइंड बोथ एम्पैथी एंड रेमेडीज। बेसिकली 3 क्राइटेरिया हैं जो कि किसी भी पर्सन, एंटिटी या फिर कंट्री में पाया जाना चाहिए अगर वो गुरु बनना चाहता है। अब देखिए मैं इस वीडियो में किसी पर्सन या फिर किसी एंटिटी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंट्री लेवल की बात करूंगा। तो आगे जहां कहीं भी इन 3 क्राइटेरियाज की बात करूं तो आप समझ जाइए कि कंट्री लेवल की बातें हो रही है। अब मैं इन क्राइटेरियाज को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। क्या जो कंट्री विश्व गुरु बनने वाली है वो अपने से गरीब या फिर लेस पावरफुल कंट्रीज के लिए अंडरस्टैंडेबल है? अब जैसे अगर वेस्ट की कोई बड़ी और पावरफुल कंट्री विश्व गुरु बनती है तो क्या वो ईस्ट में किसी छोटी आइलैंड कंट्री के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाएगी? अगर हाँ तो वो कंट्री विश्व गुरु बनने के सबसे पहले क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। सेकंड क्राइटेरिया इज रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब ये है कि क्या जो कंट्री विश्व गुरु है वो दूसरे कंट्री को इमरजेंसी सिचुएशन में फिजिकली और मेंटली असिस्टेंट प्रोवाइड करा रही है? अगर हाँ तो फिर वो सेकंड क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग अ गुरु को भी फुलफिल करती है। अब हम आते हैं लास्ट क्राइटेरिया जो कि है मोटिव बिहाइंड बोथ एम्पैथी एंड रेमेडीज। अगर कोई कंट्री सिर्फ इसलिए विश्व गुरु बनना चाहती है कि इससे उसे फेम और रिस्पेक्ट मिलेगा, देन ये सबसे गलत मोटिव है। एक ट्रू विश्व गुरु वही कंट्री हो सकती है जिसका मेन मोटिव पीस और वेलबींग को स्प्रेड करना हो। अब देखिए मैंने विश्व गुरु बनने के सारे क्राइटेरियाज तो बता दिए, पर ये विश्व गुरु कोई पोस्ट तो है नहीं कि एक दिन सभी कंट्रीज इकट्ठा हुए और उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को बोल दिया कि चलो भाई आज से तुम विश्व गुरु हो। ऐसा तो है नहीं। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो वर्ड विश्व गुरु है उसका मतलब क्या है। देखिए कई लोग विश्व गुरु को लीडरशिप से मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर निकल के लोगों से पूछेंगे कि अभी प्रेजेंट में विश्व गुरु कौन है, तो ज्यादातर लोग उन सब कंट्रीज के नाम लेंगे जो कि पावरफुल है या फिर जिनके पास बहुत सरप्लस कैपिटल है या फिर जिनका डिफेंस बहुत अच्छा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विश्व गुरु का मतलब है कि एक ऐसा देश जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को गाइड करे, उनके प्रॉब्लम्स पे काम करके उनको उनका सॉल्यूशन बताए और पूरे दुनिया में प्योर नॉलेज, कल्चर और एथिकल वैल्यूज को स्प्रेड करे। अब हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं कि क्या हमारा इंडिया आज विश्व गुरु बनने के काबिल है। देखिए एज एन इंडियन सिटीजन मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा इंडिया एक विश्व गुरु बने, बट यहाँ पर मैं अपनी बायसनेस को साइड करके आपको एक्चुअल फैक्ट्स और पॉइंट्स को डिलीवर करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा इंडिया एंशिएंट टाइम से नॉलेज का एक हब रहा है। हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसे महाविश्वविद्यालय हुआ करते थे जिसमें पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आया करते थे। आज पूरी दुनिया में वेद और योग का जो कल्चर है उसको इंडिया ने पॉपुलर किया है। ऐसे हमारा इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। अब देखिए मैं इस वीडियो में कोई पुरानी बातें नहीं करूंगा कि पहले हमारा इंडिया एक विश्व गुरु हुआ करता था, फिर अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लिया, उसके बाद इंडिया को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूंगा क्योंकि हिस्ट्री इज समथिंग व्हिच यू कांट चेंज। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इंडिया के प्रेजेंट सिचुएशंस की बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कि हमें किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत है जिससे हमारा इंडिया विश्व गुरु की रेस में सबसे आगे हो जाए। सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। देखिए आज इंडिया पूरे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम रिसेशन परसेंटेज की बात करें तो आज इंडिया का रिसेशन में जाने का परसेंटेज रेट 0% है। वहीं अगर यूके और यूएस जैसे कंट्रीज की बात करें तो उनकी रिसेशन में जाने के 60% से भी ज्यादा चांसेस है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। अब देखिए इससे ये होगा कि हम अपने से गरीब और लेस पावरफुल कंट्रीज को इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड की बात करें तो आज इंडिया इन सब चीजों में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आज इसरो के चंद्रयान और मंगलयान मिशन को पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक इन्वेंशन की तरह देखती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में कई सारी स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने ये काम किया है, पर इंडिया की इतनी बात क्यों हो रही है। अब देखिए पूरे दुनिया की जो स्पेस एजेंसीज हैं जैसे कि अमेरिका का नासा हो गया, जापान का जाक्सा हो गया, इन सब के एक एक स्पेस मिशन का जो कॉस्ट होता है वो कई हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स का होता है। वहीं अगर हम अपने इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की बात करें तो आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी हाल ही में जो इसरो ने अपने चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट किया है उसका टोटल कॉस्ट लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास ही था। मतलब आप खुद ही इमेजिन कीजिए जितने रुपए में एक हॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती उतने में इंडिया चांद के सबसे डिफिकल्ट यानी कि साउथ पोलर रीजन पर लैंड हो गया। अब टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी हमारा इंडिया काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आज पूरी इंडिया में आप कहीं से भी डिजिटली पे करके कुछ भी खरीद सकते हो। अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है तो आपको टिकट काउंटर्स के लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपना टिकट ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो। अब देखिए हमारी गवर्नमेंट ने भी इंडिया को डिजिटलाइज करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। डिजिटल इंडिया मूवमेंट के थ्रू आजकल पूरे इंडिया के लोगों को हर एक चीज काफी इजीली प्रोवाइड कराया जा रहा है। आधार कार्ड जैसे कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी डिजिटलाइज किया गया है जिससे फॉर श्योर हमारे इंडिया के आम जनता को काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। अगर हम वर्ल्ड लीडरशिप की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि कई लोग इसको विश्व गुरु के साथ
मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। बट आप मेरे व्यूअर्स हैं तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए अब इंडिया भी वर्ल्ड लीडरशिप में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। जैसे अभी हाल ही में इंडिया ब्रिक्स कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हुआ है। अब अगर आपको ब्रिक्स नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए ब्रिक्स 5 कंट्रीज ब्राजील, रसिया, इंडिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका का एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलकर कंट्रीज के मैटर जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और होलसम बेनिफिट के लिए काम करती है। अब देखिए अगर आप न्यूज को फॉलो करते होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि 2023 में G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास थी और इंडिया ने उसको वसुदेव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन के थीम के अंडर होस्ट किया था। आपने इंडिया के हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी कई जगह ये वर्ड यूज करते हुए जरूर सुना होगा। India has formally taken over the presidencies of the G20. ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host the अब देखिए इस वर्ड के पीछे का जो मोटिव है वो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप सिंपली किसी भी वेबसाइट में इसको पढ़ सकते हो। अब देखिए वसुदेव कुटुंबकम के पीछे का मोटिव ये है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और हमें मिलकर सबके सुख और दुख में उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम एक बेटर ह्यूमन सिविलाइजेशन बनने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अब मैं उन सब चीजों पे बात करूंगा जो कि इंडिया को काफी हद तक विश्व गुरु बनने से रोक रही हैं। देखिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कराने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम यूएसए की बात करें तो वो अपनी $19 ट्रिलियन की जीडीपी का 2.83% R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो वो अपनी $12 ट्रिलियन की जीडीपी का 2.14% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी हाल ही में इंडिया की जीडीपी लगभग $3.57 ट्रिलियन की है और इंडिया अपनी जीडीपी का बस 0.65% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करता है। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में कितना पीछे है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट वीआईपी कल्चर को सस्टेन कराने में जो पैसा खर्च करती है उसको अगर इफेक्टिवली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर यूज किया जाए तो इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और तेजी से होगी और इंडिया विश्व गुरु बनने के लिए अच्छे से क्वालिफाई कर पाएगा। देखिए आज इंडिया पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है। आज इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 1.5 बिलियन है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि पॉपुलेशन इंडिया के लिए एक डिमेरिट्स का काम करती है, बट इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एवरेज एज ऑफ इंडियन पीपल बस 28 ईयर्स की है, जिससे ये पता चलता है कि जितने 1.5 बिलियन लोग इंडिया में रहते हैं वो काफी यंग है। अगर हम उन लोगों को एक बेटर फ्यूचर और जॉब इंडिया में प्रोवाइड करा पाए देन इससे डेफिनेटली हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखिए ये ट्रेंड इंडिया में बहुत पहले से पॉपुलर है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि जो सेलिब्रिटीज, टीचर्स, एक्टर्स इंडिया में पॉपुलर हैं, पार्टीज उनको अपना टिकट दे देती हैं बिना ये सोचे कि कल को अगर ये लोग जीत जाते हैं तो वो जाके पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे और वो एक्टर्स जिनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता वो कैसे इंडिया के इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करेंगे। अब देखिए इंडिया की हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, तो मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि अगर इंडिया की आम जनता इन सब चीजों के बारे में अवेयर होकर पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा करने से रोकती हैं देन इससे डेफिनेटली हमारे पार्लियामेंट में अच्छे और काबिल पॉलिटिशियंस जिनको अपने देश के इश्यूज की पूरी जानकारी होगी वही एंट्री कर पाएंगे। और हाँ लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमारे इंडिया के पास वो सारी एबिलिटीज हैं जिससे कि वो आगे चल के एक विश्व गुरु बन पाए, बट हाँ इसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या 2047 तक जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 100 साल पूरे हो जाएंगे, क्या तब तक हमारा इंडिया एक विश्व गुरु बन जाएगा? और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।